हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर बल तथा गति के नियम के ऊपर। पिछली क्लास में हमने गति के द्वितीय नियम को समझा था, गति के द्वितीय नियम के स्टेटमेंट को देखा था। हमने ये पता लगाया था कि किसी वस्तु का संवेग एक ऐसी राशि होती है, एक ऐसी भौतिक राशि होती है जो कि उस वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग के गुणनफल के बराबर होती है, या फिर ये कहें कि उसके द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करती है। संवेग का मात्रक हमने देखा था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आपको ये बात ध्यान रखनी है, याद रखनी है। उसके बाद हमने देखा था संवेग को पढ़ने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि गति के द्वितीय नियम में इस बात का जिक्र है कि यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल आरोपित होता है तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर और उस आरोपित बल के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है, और उसकी दिशा भी वही होती है जो कि बल की असंतुलित बल की दिशा है। हम आज इससे आगे का डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम बल की माप को निकालते हैं, कैसे इसके लिए एक सूत्र डिराइव करते हैं। और ये सूत्र जो होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके हायर क्लासेस में भी। ये रिलेशन सेकंड गति के द्वितीय नियम हमें ये बात बताता है कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल की माप कितनी होगी, उसकी मेजरमेंट कितनी होगी। तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक सिंपल फॉर्मूला से। वो फॉर्मूला क्या है, कैसे आता है, कैसे हम उसको गति के द्वितीय नियम के आधार पर डिराइव करते हैं। और गति के द्वितीय नियम के बाद हम क्या करेंगे, उसके अनुप्रयोग देखेंगे। डेली लाइफ में क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं आपने देखा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गति के प्रथम नियम में भी आपने देखा कि गतियां हमारे जो अनुप्रयोग हैं, जो हमारे डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज हम वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें गति का नियम कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। ऐसे ही हम आज देखेंगे कि गति के द्वितीय नियम में कि कहाँ कहाँ हम डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं। तो इस बात को समझते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए स्मार्ट बोर्ड पर। तो पिछली क्लास में हमने देखा था गति के द्वितीय नियम को, जिसका स्टेटमेंट है कि यदि, जो हमने लास्ट क्लास में जहां तक डिस्कस किया था, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब यहां से हमने डिस्कशन निकाला। समानुपाती का निशान मैंने आपको ऐसे बताया था। इसका मतलब समानुपाती का मतलब क्या होता है ये भी बताया था कि जब एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि भी बढ़ती है। यदि एक राशि का मान घटता है तो दूसरी राशि का मान भी घटता है। आज हम इससे आगे की बात को डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या है कथन, हमारे पास स्टेटमेंट है कि वस्तु पर आरोपित जो बल है, असंतुलित बल है, वो समानुपाती है वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के। ठीक है, अब देखिए, पहले हम संवेग में परिवर्तन की दर को कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको देखिए। तो संवेग में परिवर्तन की दर को आप फाइंड आउट करते हैं इस प्रकार से। सपोज कोई वस्तु इस पोजीशन पर है, ए पोजीशन पर है, और वो बी पोजीशन पर आ जाती है। उसको यहाँ पहुंचने में टी समय लगता है, ए से बी तक पहुंचने में टी समय लगता है। कैसे पहुंची वो, हमने उस पर बल एफ आरोपित किया तो वो ए से बी तक चली गई, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई। ठीक है, तो किसी वस्तु पर जो ए में थी, सपोज ये विरामावस्था में थी, इसका प्रारंभिक वेग हम यू ले लेते हैं। सपोज इसका प्रारंभिक वेग यू था और एफ बल आरोपित करने के बाद इसका वेग वी हो गया। ठीक है, तो संवेग मैंने आपको बताया, इस पॉइंट पर संवेग क्या होगा, इस पॉइंट पर संवेग क्या होगा, इस पॉइंट पर संवेग होगा द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान तो इसका यहाँ भी एम होगा, यहाँ भी एम होगा। इस पॉइंट पर इसका संवेग होगा एम यू। बात समझ में आई? द्रव्यमान गुणा वेग होता है ना, तो यहाँ पर द्रव्यमान m है और वेग u है। इस पॉइंट पर क्या होगा इसका संवेग, तो द्रव्यमान m है और यहाँ पर वेग जो है v है। ये मैंने मान लिया है अपने हिसाब से और उसके आधार पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक पॉइंट पर संवेग हो गया m u और एक सब पॉइंट पर संवेग हो गया m v। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, परिवर्तन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था। परिवर्तन निकालते हैं बड़ी में से छोटी राशि को माइनस करके, मतलब बाद वाली में से फर्स्ट वाली राशि को माइनस करके। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर संवेग में परिवर्तन, एम भी में से एम यू को माइनस कर देंगे। अब एम दोनों जगह है तो एम कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा एम वी माइनस यू। ये आ गया संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर
दर को हम कैसे निकालते हैं? तो दर के लिए संवेग में परिवर्तन क्या आया था हमारा, एम वी माइनस यू, और दर जो होता है कितना टाइम लगा, टी टाइम। तो ये हो गई संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, सीधे सीधे टाइम से उसको डिवाइड कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? क्या बोला मैंने, दोबारा से लिखते हैं, दोबारा से समझते हैं। आप इसको करने से पहले सबसे पहले आप एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे, ये जो डायग्राम यहाँ पर बनाया है, और उसमें ये चीजें लिखेंगे नहीं। इन चीजों को कैसे लिखेंगे, जो जो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इनको मैं बताता हूँ कैसे लिखेंगे। ये टी तो लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, और ये एफ भी लिख देंगे। आप लिखेंगे सब, माना कोई वस्तु, कोई पिंड जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, वो, इसको दोबारा सुन करके फिर इसको नोट डाउन ऐसे ही कर लेना, क्योंकि यदि मैं लिखूंगा तो समय जाएगा। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, वो a बिंदु से गति करना प्रारंभ करती है। जब उस पर F बल आरोपित किया जाता है तो उसका वेग u से बढ़कर v हो जाता है। ठीक है, और इस गति को करने में वस्तु को t समय लगता है। बात समझ में आ गई? आप इसमें लिखेंगे कि प्रारंभिक ए बिंदु पर वस्तु का संवेग होगा mu, उसके बाद लिखेंगे बी बिंदु पर वस्तु का संवेग होगा mv। यदि संवेग में परिवर्तन निकालूंगा तो mv में से mv को माइनस कर देंगे, और यहां से m कॉमन लेकर के ये संवेग में परिवर्तन आ जाएगा। उसके बाद आप एज इट इज नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इस तरीके से आप इसको नोट डाउन करते हैं बुक में, कॉपी में। मैं इतनी सारी चीजें लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि समय उसमें ज्यादा लगेगा। मैंने उसको एक्सप्लेन कर लिया, आप दोबारा से सुन करके उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन की दर हमें आ गई। बल क्या था, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब हम वापस यहाँ आ जाते हैं, ये काम हमको इसके पहले कर लेना है। ठीक है, बल हो गया F प्रोपोर्शनल टू संवेग में परिवर्तन की दर, अभी अभी हमने निकाला m v माइनस यू अपॉन t। ठीक है, और जब जब हम इस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो इसको हटाने का तरीका ये है कि बराबर लगाते हैं और इसके साथ एक नियतांक आता है k। ध्यान रहेगी, ये दोनों क्यों आए, इसको हटा करके। अब हम ये नहीं लगाएंगे, अब हम सीधे सीधे ये लिख देंगे एम वी माइनस यू अपॉन टी। बात समझ में आई? अनुक्रमानुपाती को हटाने का तरीका, एक तो बराबर लगाइए और के लगाइए, और फिर उसके बाद ये आ जाएगा, और ये इसके साथ क्या है, के इसके साथ गुणा में है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, F बराबर के, और यहां पर आपको एक बात ध्यान देनी है, जिस चीज का हम प्रयोग करेंगे उसका आपको ध्यान देना है। त्वरण जब हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, त्वरण, तो त्वरण मैंने बताया था आपको वेग में परिवर्तन की दर होता है, वेग में परिवर्तन की दर। और याद होगा आपको, हमने जब गति सॉरी ग्राफीय विधि से इसका फाइंड आउट किया था, जब ग्राफीय विधि हम सीख रहे थे, तो ये आया था v माइनस यू अपॉन टी। याद होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो शायद याद आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप दोबारा से इस लेक्चर को रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो मतलब जहां पर मुझे ये दिखेगा v माइनस यू अपॉन टी, वहां पर मैं लिख दूंगा a। तो v माइनस यू अपॉन टी मुझे यहाँ दिख रहा है, इसकी जगह पर मैं क्या रख दूंगा, a। तो m के बाद क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो ये आ जाएगा m और ये आ जाएगा a। ये आरोपित बल जो है ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। प्रयोगों से आपको रखना है, प्रयोगों से k बराबर 1, k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये k गायब हो जाएगा, f बराबर आ जाएगा ma। ये सूत्र है स्टूडेंट्स, किसी वस्तु पर आरोपित बल के परिणाम को जानने के लिए हमारे पास ये सूत्र होता है। बात समझ में आ गई? ये एक महत्वपूर्ण रिलेशन है। ठीक है, गति के द्वितीय नियम का क्या यूज है मैंने आपको बताया, बार बार इसको मिटाता नहीं हूं, इसको रहने देता हूं, इसको भी आप रख लीजिए माइंड में। गति का द्वितीय नियम हमें, गति का द्वितीय नियम हमें क्या बताता है, वस्तु पर लगने वाले बल की माप को, वस्तु पर लगने वाले
माप को बताता है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हमको क्या करना है, सिंपली बल यदि फाइंड आउट करना है तो हमें उस वस्तु, किसी वस्तु पर लगने वाला बल फाइंड आउट करना है, तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो उस वस्तु का द्रव्यमान, और दूसरा उस बल को लगने के कारण उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना है, और उन दोनों को हमको गुणा कर देना है, तो हमें उस पर कितना बल आरोपित हुआ है इसका मान पता लग जाएगा। ये गति के द्वितीय नियम का मैथमेटिकल प्रूफ है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम कोई भी नियम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बोला है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। तो दैनिक जीवन में हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं बल के द्वितीय नियम को, सॉरी गति के द्वितीय नियम को, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। तो आजकल आप लोग क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास इस चैप्टर में। ठीक है, तो मैं क्रिकेट से रिलेटेड ही एक एग्जाम्पल देता हूं। जब आप क्रिकेटर, जो फील्डर होता है वो क्या करता है, जब उसके पास कैच आता है तो वो कैच पकड़ने के बाद अपने हाथ थोड़ा पीछे की ओर खींचता है। फील्डर कैच लपकते समय अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है। आपने देखा होगा अक्सर टीवी में, यदि नहीं देखा होगा और देखा होगा आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो आज ध्यान आप देंगे। ठीक है, आगे से आप इस बात को ध्यान देंगे। और आप भी जब कैच पकड़ते, जब आप क्रिकेट खेलते हैं, आप भी जब कैच पकड़ते हैं तो आपको भी ये काम करना है, क्योंकि अब आपको ये बात पता लग गई क्यों करना है। देखिए, हमने देखा अभी बल जो है वो किस किस बात पर निर्भर कर रहा है। हमारे पास एक समीकरण आई थी mv-u/t। ठीक है, और मैं इसमें बराबर का निशान नहीं, मैं इसमें समानुपाती का निशान लगाता हूँ। ठीक है ना, ये यहां से आया था। ठीक है, ये वाली चीज मैं लिख रहा हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसका यूज देखिए, इसको समझने में कैसे करते हैं। देखिए, बल जो है किस किस पर निर्भर कर रहा है, एक द्रव्यमान पर, वेग में परिवर्तन पर, और समय पर। हमें अभी सिर्फ समय से काम है, तो मैं ऊपर वाली चीजों को छोड़ देता हूं। तो यहाँ पर मुझे बल का समय के साथ कैसा रिलेशन दिख रहा है, इसको बोलते हैं बल समय जो है वो बटे में लिखा हुआ है। ठीक है, अभी सिर्फ इसका यूज है, ऊपर वाली चीजों को मैं छोड़ रहा हूँ, उनकी जगह मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, समझाने के लिए आपको। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, इस संबंध को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती का संबंध। अभी हमने समानुपाती पढ़ा था ना, समानुपाती में क्या होता है, समानुपाती में होता है कि जो चीज बढ़ेगी दूसरी चीज भी बढ़ेगी। यह है व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होगा, यदि समय बढ़ेगा, यदि टी बढ़ेगा तो लगने वाला बल जो है एफ घटेगा। यदि टी घटेगा, उल्टा, यदि टी घटेगा तो एफ क्या होगा, एफ बढ़ेगा। ये बात समझ में आ गई। ये हमको कहां से मिला, दोबारा से समझिए। हमने ये लाइन लिखी थी ना, यहाँ लाइन से हमको क्या पता चल रहा है, सॉरी ये वाली नहीं, इसके ऊपर वाली लाइन जहां पर अनुक्रमानुपाती का निशान है, ये वाली लाइन। यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, एफ और टी के बीच में व्युत्क्रम का संबंध है, क्योंकि ये अपॉन में लिखा हुआ है। इसका डायरेक्ट संबंध, समानुपाती का संबंध किसके साथ है, एम के साथ, क्योंकि इसके सामने लिखा हुआ है सीधे, और ये इसके अपॉन में लिखा हुआ है, यानी व्युत्क्रम में लिखा हुआ है। समझ रहे हो इस बात को। व्युत्क्रम का संबंध क्या होता है स्टूडेंट्स, व्युत्क्रम का संबंध ये होता है कि जब एक वस्तु का मान बढ़ता है तो दूसरे का मान घटता है। यहाँ से हमने पता लगाया एफ और टी के बीच में व्युत्क्रम का संबंध होने से मतलब ये है कि एफ का मान बढ़ेगा कब, जब टी का मान घटेगा, और एफ का मान घटेगा कब, जब टी का मान बढ़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका यूज यहाँ कैसे करेंगे, जब फील्डर कैच को लपकते समय अपने हाथ पीछे कर रहा है, तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो समय को बढ़ा रहा है। वो क्या कर रहा है, टी को बढ़ा रहा है। यदि वो तुरंत से अपने हाथ वहीं पर रोक लेगा तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब तुरंत से उसके बाद हाथ में बॉल रुक जाएगी। लेकिन वो बॉल को रोकने के लिए समय जो है बढ़ा रहा है, बॉल की गति को कम करने के लिए वो समय को बढ़ा रहा है। इसके लिए वो हाथ क्या कर रहा है, पीछे कर रहा है, एकदम से बॉल की गति को रोक नहीं रहा है। समझ रहे हो बात को, एकदम से बॉल की गति को रोक नहीं रहा है, वो धीरे धीरे अपने हाथ थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाता है। इससे क्या होगा, इससे
बॉल की गति को रुकने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, टी बढ़ेगा। जब ऐसा होगा, टी बढ़ेगा तो एफ घटेगा। एफ मतलब जो बल है, जो बल उसके हाथों पर आरोपित करेगी गेंद, वो घट जाएगा, और उसको घटने से जो उसके हाथों पर लगने वाली चोट है वो कम हो जाएगी। बात समझ में आई? तो अगली बार आप यदि कैच लपकते हैं तो कैच को पकड़ने के बाद तुरंत से अपने हाथ रोक मत दीजिए। कैच को पकड़ते हुए अपने हाथ थोड़ा है बॉल के साथ, बॉल के डायरेक्शन में पीछे की तरफ लेके जाइए। उससे क्या होगा, आप समय को बढ़ा पाएंगे, और समय को बढ़ाने से जो लगने वाला बल है उसका मान घट पाएगा, और उसके कारण जो आपके हाथ में लगने वाली चोट है वो थोड़ा कम हो पाएगी। समझ में आया? वेरी गुड। एक और उदाहरण इसका देखते हैं। कराटे के खिलाड़ी जो होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे करतब दिखाते हैं। तो कराटे का खिलाड़ी जो होता है, कराटे का खिलाड़ी ये कैसे कारनामे दिखाते हैं, ये क्या करते हैं आपने देखा होगा, ये ईंटें रखते हैं बहुत सारी, बहुत सारी क्या करते हैं, ईंटें रखते हैं, और उन ईंटों को ये एक ही बार हाथ से मारते हैं और तोड़ देते हैं। ईंटें हो या बर्फ की सिल्ली हो, ठीक है, सिल्ली को एक ही झटके में तोड़ देता है। देखा होगा आपने, ये करतब देखा होगा। इसको हम कैसे समझेंगे इस नियम से, आप देखिए, झटके में तोड़ देता है। देखिए, झटके में मतलब एक ही झटके में वो बर्फ की सिल्ली पर मार, समय क्या हो रहा है इस स्थिति में, समय घट रहा है। समय घट रहा है तो लगने वाला बल बढ़ेगा। तो अगर वो जितना कम टाइम, जितने कम टाइम में वो बर्फ की सिल्ली पर प्रहार करेगा, मतलब जितनी जल्दी से वो बर्फ की सिल्ली पर प्रहार करेगा, जितना कम समय लेगा, उतना ही वो बल का मान बढ़ा देगा। और बल का मान बढ़ेगा तो बर्फ की सिल्ली पर ज्यादा जोर से चोट लग पाएगी और वो ज्यादा आसानी से टूट पाएगी। बात समझ रहे हो? तो उसके पर टेक्निक क्या है, ये प्रैक्टिस भी होती है, ये काम प्रैक्टिस से किया जाता है। तो उसमें टेक्निक का यूज क्या करते हैं, समय को कम करना, मतलब उनको जल्दी से जल्दी बहुत ही कम समय में उसको प्रहार कर देना है बर्फ की सिल्ली के ऊपर। तो वो एक झटके में बर्फ की सिल्ली के ऊपर मारेगा, बल का मान बढ़ जाएगा, ज्यादा बल आरोपित होगा और बर्फ की सिल्ली टूट जाएगी। समझ गए? सेकंड नियम से हमने ये बात को समझी, सेकंड लॉ से। तो समझ में आ गया होगा सेकंड लॉ का यूज हम कैसे कैसे कर रहे हैं। हमने इसके अनुप्रयोग भी देख लिए, आप एक दो अनुप्रयोग हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, और बाकी आपकी बुक में कुछ होंगे तो आपको उनको भी देखना है, और यदि आगे कुछ और क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उनको बताऊंगा। अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, उनको करने की हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन में पढ़ ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन है आपके पास, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर, डेटा लिखते रहते हैं जो जो हमारे पास है। द्रव्यमान कितना है, 5 किलो। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। तो समय कितना हो गया, 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर लेता है। ठीक है, लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। यदि इसके बाद की कंडीशन है, यदि 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो लगाए वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। यहाँ पर हमको अंतिम वेग फाइंड आउट करना है, तो इस केस पर बाद में जाएंगे, पहले हम इधर देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है वस्तु का द्रव्यमान 5 kg, समय कितने समय के लिए बल रख रहा है, 2 सेकंड के लिए, और प्रारंभ में वेग है 3 मीटर प्रति सेकंड, तो प्रारंभिक वेग को u लिखते हैं। अंतिम वेग हो गया उसका 7 मीटर प्रति सेकंड, तो अंतिम में वेग हो गया 7 मीटर प्रति सेकंड, मतलब v इज इक्वल टू 7 मीटर प्रति सेकंड। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें, मतलब f हमको ज्ञात करना है, बल। ठीक है, तो सूत्र हमारे पास क्या है, गति के द्वितीय नियम से, आप यहाँ ऊपर लिखेंगे गति के द्वितीय नियम से। ठीक है, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। इसमें जब आप मान रखना शुरू कर, ये बात नहीं तो नहीं है, ये बात आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ मैंने नया लिख दिया है, अभी अभी हमने इसका डेरिवेशन देखा है। हम सीधे सीधे मान रखते हैं। F का मान है, M का मान है 5 kg,
v का मान है 7, u का मान है 3 और t का मान है 2। f इज इक्वल टू हो जाएगा 5 गुणा 7 में से 3 गए 4 बटे 2, 2 से 4 कट गया 2 बार और f इज इक्वल टू आ गया 5 इंटू 2 मतलब 5 टू जा 10, 5 दूनी 10 और बल की मैंने आपको यूनिट बता रखी है न्यूटन। तो कितना बल लग रहा है उस वस्तु पर? उस वस्तु पर लग रहा है 10 न्यूटन का बल। बात समझ में आ गई? वस्तु पर आरोपित हो रहा है 10 न्यूटन का बल। ये समझ में आया कैसे किया? जस्ट डिटेल्स जो हमको क्वेश्चन की हुई है वो हमने पढ़ी और सूत्र में मान रखा और हमने आंसर निकाला। अभी उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए और लगाया जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए और लगाया जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। मतलब कि अब की बार समय कितना कर दिया इसने? 5 सेकंड हो गया। अंतिम वेग मतलब v हमको अब की बार फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो u होगा वो तो सिमिलर होगा, प्रारंभिक वेग जो होगा 3 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा, ठीक है। और इसके बाद भी u हो गया, t हो गया, द्रव्यमान वस्तु का उतना ही रहेगा 5 किलोग्राम, ठीक है। और बल हमने निकाल लिया। तो दोबारा से हम सूत्रों को लगाएंगे दूसरी स्थिति में जो हमको क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरी स्थिति में दोबारा से लगाएंगे F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। मान रखिए F का मान 10 हो गया, M का मान हो गया 5, V का मान हमको यहाँ पर निकालना है, U का मान हो गया 3 मीटर प्रति सेकंड और T का मान हो गया 5 सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 10 के साथ क्योंकि उधर ये भाग में है। 5v माइनस, एक काम कीजिए, इसको ये इजीली कैलकुलेट हो रहा है, आप एक काम कीजिए, इस 5 से इस 5 को कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू v माइनस 3 और यहां से v इज इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 3 यानी 13 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे दोनों आंसर हैं। हमने क्वेश्चन को पढ़ के क्या करना है, जस्ट डिटेल्स नोट डाउन कर लेनी है और डिटेल्स नोट डाउन करके जो हमको सूत्र का प्रयोग करना है उस सूत्र का प्रयोग करके उनमें मान रख करके और आंसर हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और है और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और मैं करवाऊंगा, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल अभी समय जो है वो कम है, हम देख लेते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। कुछ 4-5 क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा, अगली क्लास में करवाऊंगा और गति के तृतीय नियम को हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। गति के तृतीय नियम में भी हम क्या करेंगे, पहले तो उसको समझेंगे, फिर उसके बाद उसका नियम का स्टेटमेंट देखेंगे, उसके दैनिक जीवन में अनुप्रयोग देखेंगे और फिर हम उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी करेंगे और फिर ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो भी पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा। इसको रिवाइज कीजिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।